आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं साथिया रे भाग 8। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब मज़े में होंगे। दोस्तों, इन दिनों टाइम की कमी के कारण हम आप सभी का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आप साथिया रे को अपना कीमती वक्त देकर अपने प्यार भरे कमेंट से नवाज रहे हैं। ऐसे ही साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। श्रद्धा युवराज को अपने नज़दीक बुलाकर उसे हक करते हुए बोली, हम आपके ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलते। बोलना चाहे तो बुला सकते हैं, लेकिन दोबारा कभी उस नाम से बुलाएंगे नहीं। हमारे लिए आप हमारे युवी ही ठीक हैं। तुम्हारा युवराज? क्यों, अब से आप हमारे नहीं थे क्या? युवराज श्रद्धा की कमर में हाथ डालकर उसे करीब खींचते हुए शौकी से बोला, शायद मुझे किसी भी नाम से बुलाने का अधिकार हमेशा से तुम्हारे पास ही था। मैं तो कब का पूरा तुम्हारा हो गया हूँ। तुमने ही समझने में देर कर दी। श्रद्धा, हम समझे नहीं। तभी कमरे में संजय के साथ नील आता है। आते ही नील युवराज के गले लग जाता है। भाई, बहुत मिस किया यार तुझे मैंने। कैसा है तू? युवराज अपने गले को छुड़ाते हुए बोला, ठीक हूँ मैं भी। वैसे मैंने भी तुझे याद किया था नील। मुझे हिचकी आई तो नहीं, पर तू कह रहा है तो क्या होगा। वैसे ये तेरे पीछे खूबसूरत सी लड़की कौन है? संजय, ये श्रद्धा है, हमारी साली साहिबा। नील, हाय, आई एम नील, आई मीन नीलेश मल्होत्रा, कहकर नील अपना हाथ आगे बढ़ाता है। श्रद्धा उससे हाथ मिलाती उससे पहले युवराज ने उसके हाथों को पकड़ लिया। उसकी ये हरकत देख संजय और श्रद्धा दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। श्रद्धा ने अपनी आदत के मुताबिक दोनों हाथ जोड़कर नील को नमस्ते किया। नील अपने हाथों को पीछे करके दोनों हाथ छोड़कर नमस्ते करता है तो दोनों भाई मुस्कुरा देते हैं। वैसे आपको किसी ने बताया है या नहीं, आप बेहद खूबसूरत हैं? श्रद्धा, हाँ बताया है। नील, और आपको पता है ऐसा क्यों? श्रद्धा, हाँ, क्योंकि हम हैं खूबसूरत। ये हमें आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। नील को श्रद्धा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा जैसे वो और लड़कियों से फ्लर्ट करता है तो वो खुश हो जाती हैं। वैसे श्रद्धा भी हो जाएगी, लेकिन अब तो वो रही हमारी श्रद्धा, अलग तो होगी ही। सॉरी, मैं आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच में आप अलग हैं। इनके जो मामी हैं वो मेरी बुआ हैं। हमें पता था कि आप सबसे फ्लर्ट कर रहे हैं। हमें अब यकीन है कि आप ऐसा किसी के साथ भी करने से पहले हमें ज़रूर याद करेंगे। नील के कानों के पास जाकर धीरे से, और दूसरी बात, दोबारा हमसे फ्लर्टिंग करने से पहले मेरे दोनों बॉडीगार्ड से बचने की प्रैक्टिस कर लेना। नील, कहाँ है बॉडीगार्ड्स? श्रद्धा ने युवराज और संजय की ओर इशारा किया तो नील उनका चेहरा देखने लगा। नील अपने हाथों को वापस आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? युवराज, बिल्कुल भी नहीं, ये लड़कों को दोस्त नहीं बनाती। श्रद्धा युवराज का चेहरा देखकर बोली, आपको क्या पता? हाँ बिल्कुल, आप हमारे दोस्त बन सकते हैं, कहकर श्रद्धा नील का हाथ थाम लेती है। नील श्रद्धा के हाथों को थोड़ी देर पकड़े रहता है। ये देखकर युवराज को जलन होती है। युवराज श्रद्धा का हाथ नील के हाथ से छुड़ाकर खुद के हाथों में ले लेता है, जिसे देख श्रद्धा मुस्कुराने लगती है। युवराज, नील तू जा, खाना पीना खा ले। संजय, तू भी चल, नीचे पंडित जी आए हैं। युवराज, तुम दोनों चलो, मैं श्रद्धा को लेकर आता हूँ। आइए श्रद्धा जी, मैं ले चलता हूँ आपको, कहकर नील श्रद्धा का हाथ युवराज के हाथ से लेकर चलने लगता है। श्रद्धा भी धीरे धीरे चलने लगती है। युवराज को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। युवराज धीरे से बोला, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई श्रद्धा का हाथ मेरे हाथ से लेने की? युवराज पहले श्रद्धा के हाथ को नील के हाथ से हटाकर अपने हाथ में लेता है, फिर श्रद्धा को गोद में उठाकर बोलता है, इसे चोट लगी है, डॉक्टर ने सीढ़ियों पर चलने से मना किया है। इतना कहकर श्रद्धा को लेकर नीचे आ जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर श्रद्धा मन ही मन खुश थी। नील संजय की ओर देखकर, ये क्या हो गया है भाई को? संजय अपने कंधे उचकाकर बोला, मुझे क्या पता, मैं खुद ये देखकर हैरान हूँ। तुझे क्या भाई, तू चल नीचे। इतना कहकर संजय नीचे चला जाता है। पीछे पीछे नील भी नीचे आता है। पंडित जी सगाई के लिए 15 दिन बाद का दिन तय करते हैं। रानी जी शैलेंद्र और अर्चना जी से अनुरोध करती हैं कि शादी तक दोनों परिवार साथ में ही रहें। शैलेंद्र जी खुशी खुशी मान जाते हैं। अगले दिन सारे लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। समय कम था, इसीलिए युवराज और संजय अक्सर बिजी रहते थे। श्रद्धा और नील साथ ही में रहते रहते अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन श्रद्धा को युवराज की काफ़ी याद आती थी। धीरे धीरे उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिनों से युवराज श्रद्धा से मिला नहीं था। नील श्रद्धा के पास बैठा अपने इंग्लैंड के किस्से सुना रहा था, लेकिन श्रद्धा का ध्यान गेट पर ही था। 2 दिनों की दूरी ने श्रद्धा को एहसास दिला दिया था कि वो भी युवराज को पसंद करने लगी है। वो बड़ी बेसब्री से युवराज का वेट कर रही थी। तभी संजय आता है। कैसी हो साली साहिबा? श्रद्धा अनमने मन से बोली, ठीक हूँ जीजू, यहाँ ऑफिस में आ जाते हैं तो, लेकिन कोई कुछ करने नहीं देता। उस पर इस बकबक को बिठा दिया है हमारे पास। वैसे युवराज जी कहाँ हैं 2 दिनों से? मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे।
संजय, वो सगाई की तैयारी और ऑफिस वर्क की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है उसको, लेकिन अभी आता ही होगा। यकीन मानो उसने भी आपको बहुत मिस किया। श्रद्धा, क्या खाक मिस किया? ऐसे भी क्या बिजी है कि एक ही ऑफिस में रहते हुए एक बार मिल भी नहीं सकते? आने दीजिए तो बताते हैं हम। संजय मन में बोला, मैं अब क्या बताऊं कि वो 2 दिन से तुम्हारे साथ हुए हादसे की करता धरता को यह एहसास दिलाने में लगा है कि तुम उसकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, वही उसकी सब कुछ है। आज वो इस काम में सफल हो गया है, 2 दिनों से पूरे टाइम वो उसी के साथ है। अगर ये बात मैंने तुम्हें बता दी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम नहीं समझोगी। अभी इसीलिए बेहतर होगा कि तुम्हें सारी बात सही समय पर ही पता चले। क्या सोच रहे हो जीजू? संजय कुछ बोलता उससे पहले श्रद्धा की नज़र ग्लास वॉल से सामने गई, जहाँ युवराज की कार भी आकर रुकी थी। श्रद्धा, लीजिए वो आ गए। श्रद्धा बाहर की तरफ आने लगती है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। युवराज कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ आकर टिया की साइड का डोर खोलता है। टिया बाहर निकलकर युवराज का हाथ पकड़ लेती है। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। युवराज श्रद्धा को इग्नोर करके अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। युवराज को टिया के साथ देखकर श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं। टिया जानबूझकर श्रद्धा को छेड़ने के लिए बोली, कैसी हो श्रद्धा? आई एम सॉरी, तुम्हें इतनी चोट लगी थी और मैं आ नहीं पाई। श्रद्धा युवराज की ओर देखकर बोली, दिख तो अच्छे ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आ पाई तो। अगर आप कहती है तो हम अपनी चोट लेकर खुद आपके पास आ जाती। युवराज और संजय दोनों को इस वक्त श्रद्धा के गुस्से और दर्द का अंदाजा हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। टिया, तुम मजाक बहुत अच्छा करती हो श्रद्धा, है ना युवी? टिया युवराज का हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ में हंसते हैं। श्रद्धा, हाँ, आप लोगों से ही सीखा है। श्रद्धा गुस्से से युवराज को घूरती है। संजय महसूस करता है टिया और युवराज को साथ देखकर श्रद्धा को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब भी उसके अच्छे के लिए हो रहा है। वैसे उसे युवराज पर भी यकीन था कि वो श्रद्धा को संभाल लेगा। टिया, युवी, अब मुझे चलना चाहिए, तुम भी थक गए हो, चलो तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, मैं चलती हूँ। युवराज, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर तक। नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर श्रद्धा की ओर देखकर, वैसे भी 2 दिनों से मेरे साथ ही तो हो। युवराज, अच्छा ठीक है, पर बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। टिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं युवी, उसके लिए नहीं मना करूँगी मैं। फिर श्रद्धा की ओर देखकर युवराज के हाथों में हाथ डालकर बड़ी अदा से बाहर जाते हुए इतराते हुए बोली, बाय श्रद्धा। श्रद्धा फीकी हंसी के साथ बोली, बाय टिया। उनके जाने के बाद श्रद्धा संजय को देखकर बोली, तो ये था इनका इम्पोर्टेंट काम जीजू, काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा था। वैसे हम ही बेवकूफ़ थे जो ये सोच बैठे कि उन्हें हमारी फिक्र है। इतना कहकर श्रद्धा बाहर जाने लगी तो संजय ने रोकते हुए कहा, अकेले कहाँ जाओगी? मैं और युवी घर ही चल रहे हैं, हम अकेले ही ठीक है, आप लोग चलिए, हम आ जाएंगे। इतना कहकर वो गुस्से से बाहर निकल गई। युवराज टिया को कार तक छोड़कर वापस ऑफिस में आया, लेकिन उसे वहाँ श्रद्धा नहीं दिखी। वहाँ सिर्फ संजय और नील थी, लेकिन युवराज को देखकर नील वहाँ से चला गया। युवराज, भाई मुझे ये बता सकता है कि नील श्रद्धा के साथ यहाँ क्या कर रहा था, और अब ये श्रद्धा कहाँ चली गई? संजय, वो तो बस श्रद्धा को हंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 2 दिनों से उसने ना मिलने की वजह से वो परेशान थी। तू बता, आखिर तुझे क्या हुआ? अपने प्लान में तो कुछ ज़्यादा ही डूब नहीं गया? उसे ही हर्ट कर रहा है जिसके लिए ये सब कर रहा है। पिछले 2 दिनों से मिलना तो छोड़, तूने उसे अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। इसे टिया के आगे पीछे घूम रहा है, कम से कम उसके आगे तो टिया का हाथ छोड़ देता। तुझे पता भी है कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, और उसकी बातों पर तू हंस भी रहा था। बहुत ही गुस्से में है वो। मेरे साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बेटा, आज ज्वालामुखी अपने पूरे गुस्से में है, तेरी कोई भी दलील आज काम नहीं आने वाली। ये तो आज तेरा गला दबाकर ही मानेगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं जो कर रहा हूँ उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तभी अंदर से आते हुए जीजू ने कहा, हमें पूरी बात नहीं पता, लेकिन जितनी भी तुम दोनों की कन्वर्सेशन सुनी उसके आधार पर कह रहे हैं। चलो माना हमने, आप जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बात श्रद्धा नहीं जानती। कोई भी लड़की उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती जिससे वो प्यार करती हैं। और हाँ, एक बात सही कही आपने, वो कुछ नहीं बहुत कुछ करेगी। आज तो आपका कत्लेआम पक्का है। एक तो ये टिया उन्हें पसंद नहीं, दूसरी आप उन्हीं के सामने उसका हाथ पकड़ कर ऐसे चल रहे हैं जैसे अपनी माशूका को गार्डन में घुमा रहे हो। क्या यार जीजू, ऐसे मौके पर मेरा हौसला बढ़ाने की जगह आप क्यों डरा रहे हो? जीजू युवराज की ओर देखकर हंसते हुए बोले, आपको और डर सुनने में अच्छा लगा? वरना हमें नहीं लगता कि युवराज सिंह राठौर भी किसी से कभी डरेंगे। वैसे सच ही कहा है मिर्ज़ा गालिब जी ने, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी काम के थे। जीजू यार, बड़े मज़े बाद में लेना ये सब आप। अभी तो उन मैडम के भारी भरकम गुस्से को कम करने का कोई आइडिया दीजिए। मैं आपको बता सकता हूँ, वो रोड पर बड़बड़ाते हुए अकेली चली जा रही होगी, और फिर थोड़ी सी भी आहट से घबरा कर पीछे देखेगी, और फिर एक कोने पर बैठकर मन ही मन अपनी माता रानी से प्रार्थना कर रही होंगी कि हम वहाँ पहुँच जाएँ। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे, तभी नील वहाँ आता है।
क्या बातें हो रही हैं भाइयों, युवराज धीरे से बोला। आ गया खीर में नमक। फिर उसकी तरफ देखकर, श्रद्धा मुझसे गुस्सा है इसीलिए कोई मदद कर सकते हो तो करो, वरना गेट लॉस्ट। यार तुम इतने चिढ़े हुए क्यों रहते हो? इंसान मदद तो ढंग से ही मांग सकता है। तुम ऐसा कुछ करने से तो रहे, क्योंकि बात श्रद्धा जी की है इसीलिए मैं मदद ज़रूर कर सकता हूँ। उन्होंने मानना तो बहुत आसान है। नील के ये कहने पर तीनों उसकी ओर हैरानी से देखने लगती हैं। संजय, वाह गुरुजी, हम इतने दिनों से उनके साथ हैं, हमें नहीं पता उन्हें कैसे मनाएं। युवराज उनका क्लोज फ्रेंड है, फिर भी इतना परेशान है, और आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उन्हें मनाना बेहद आसान है। नील, वो कहते हैं ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। किसी को जानने के लिए उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी नहीं है, उसकी फीलिंग समझने के लिए दिल होना चाहिए, और लड़कियों को समझने के मामले में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी स्ट्रांग है। युवराज खींचते हुए बोला। अगर खुद की तारीफ करने का सेशन पूरा हो गया हो तो कुछ उपाय बताने की कृपा करेंगे आप? नील एक्साइटमेंट पर युवराज के कंधे पर हाथ रख देता है तो युवराज उसे घूर कर देखता है। नील, चल भाई ऐसे मत देख, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो डर जाऊँगा। अब सुन। नील युवराज के कान के पास जाकर पहले तो उनके गुस्सा होने का कारण पता कर। वैसे मैं जहाँ तक समझा वो इसलिए तुझसे गुस्सा है क्योंकि तूने उसके बिजी होने का बहाना बनाया और फिर टिया के साथ टाइम स्पेंड किया। मुझे तो तुम सबकी दोस्ती वाली थ्योरी पर भी शक है, क्योंकि कोई भी दोस्त अपने दोस्त को किसी और लड़की के साथ देखकर गुस्सा नहीं होती, और ना ही कोई मेल फ्रेंड अपनी फ्रेंड को अपने भाई से बात करते देख चिढ़ता है। नील की बात सुन युवराज के साथ जीजू और संजय भी उसका चेहरा देखने लगती हैं। नील उनकी तरफ गौर से देखते हुए बोला, शक्ल से लगता होगा लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, तो उस बात को रहने देते हैं, अभी आगे की बात करते हैं। अभी तो उनके पास जा, इस वक्त तो गुस्से में है, इसीलिए वो जो भी बोले उसे शांति से सुनना। जैसे कि तेरा बिहेवियर है वैसे गुस्सा मत करना। ये सुनकर युवराज ने आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा तो नील ने कहा, जीजू और संजू से पूछ ले चाहे तो। अब युवराज ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर जीजू और संजय की ओर देखा तो उन्होंने भी नील की बात का समर्थन किया। युवराज, ठीक है, नहीं करूँगा गुस्सा, अब आगे। फिर जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो उन्हें लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना। इस बहाने तुझे उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा, उनकी नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण ही खत्म हो जाएगा। फिर उन्हें एहसास दिलाना कि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है तेरी लाइफ में। आई एम श्योर वो मान जाएंगी। युवराज, बस इतना ही? नील, मेरे भाई गर्ल्स के लिए यही चीज़ें स्पेशल होती हैं। फिर जीजू की ओर देखकर, सच कहा ना जीजू? जीजू, हाँ इस बात से तो हम एग्री करते हैं, लड़कियों को सिर्फ हम और हमारा टाइम चाहिए होता है, बाकी तो वो खुद भी कर सकती हैं। नील, हम उन्हें अपना टाइम दें, उन्हें फील कराए कि वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके बिना अधूरे हैं। बस वे जो स्माइल आती है उनके चेहरे पर ना, वो हम लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं देख सकते। जीजू, वाह बेटा आप तो पहुँचे हुए खिलाड़ी निकले। फिर युवराज को समझाते हुए बोले, ये सच कह रहे हैं साले साहब, जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो यही छोटी छोटी चीज़ें ही तो वो हमसे एक्सपेक्ट करती हैं। आप वही कीजिए, हमें पूरा यकीन है वो मान जाएगी। युवराज, आई डोंट ट्रस्ट योर मैथड बट लेट्स ट्राई। संजय, तो यहाँ अपना मैथड लगा भी नहीं सकता, इसीलिए जो है यही है। अब अगर उनकी नाराज़गी मायने रखती है तेरे लिए तो जाओ उन्हें मनाकर घर ले आ। हम भी घर वालों के पास जा रहे हैं, पता नहीं सजावट पूरी हुई है या नहीं, और डिज़ाइनर्स को भी कॉल करना है। नील, ओए होए जीजू देखो तो संजय भाई को कितनी जल्दी है, वैसे होनी भी चाहिए, भाभी इतनी क्यूट जो है। नील की बातें सुनकर संजय शर्मा जाता है। ओए होए दुल्हे राजा के गाल तो देखो, ब्लशिंग इन ऑल, हाँ ग्लो कर रहा है भाई तेरा चेहरा। चल नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाना है यहाँ। संजय नील के सर पर हल्का सा थप्पड़ मारकर बोला, पागल है पूरा ये। आप चलिए जीजू, युवराज तीरों को देखकर बन में बोला, सारे नौटंकी भरे पड़े हैं घर में। जीजू संजय नील एक साथ बोले, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू कहते हुए युवराज ऑफिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक श्रद्धा दिखाई नहीं देती। रात काफ़ी हो चुकी थी, ऐसे में युवराज उसे रोड पर ढूंढ रहा था। उसका फ़ोन भी कई बार ट्राई किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राठौर पेंशन। श्रद्धा जिस गुस्से में ऑफिस से निकली थी उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। इन कुछ दिनों में वो दिल्ली की सड़कों और लोगों को काफ़ी हद तक समझने लगी थी, इसीलिए इतनी रात होने पर भी वो मेंशन पहुंच चुकी थी। संजय घर पहुंचा और श्रद्धा को घर पर देखा तो उसने युवराज को फ़ोन करके बता दिया कि श्रद्धा घर आ चुकी है। युवराज जल्दबाजी में घर लौट आया और सीधा अपने कमरे में गया। जब से श्रद्धा के साथ वो हादसा हुआ था युवराज के रूम में थी। उसने कहा भी था कि वो गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएगी, पर युवराज नहीं माना। वो खुद गेस्ट रूम में जाकर रहने लगा था। कमरे में आते ही युवराज की नज़र पूल साइड में गई, क्योंकि वो जानता था इस कमरे में श्रद्धा की सबसे पसंदीदा जगह यही है। श्रद्धा वहाँ बने पूल में अपने पैर डालकर बैठी थी। युवराज ने उसे आवाज़ दी, लेकिन बीच वाला कांच का डोर बंद होने की वजह से आवाज़ श्रद्धा को नहीं सुनाई दे रही थी। युवराज गेट खोलकर श्रद्धा के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, कहाँ खोई हो? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और तुम यहाँ पानी में पैर डालकर बैठी हो। ऑफिस से अकेले निकलने की ज़रूरत क्या थी? जब हम सब वहाँ थे मैं कब से तुम्हें रोड पर ढूंढ रहा था। युवराज सवाल पर सवाल किए जा रहा था, लेकिन श्रद्धा कोई जवाब नहीं दे रही थी।
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो या नहीं? श्रद्धा ने आप पे कोई रिप्लाई नहीं किया तो युवराज ने खींचकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो श्रद्धा की पलकें भीगी हुई हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज श्रद्धा ने बाल खोल रखे थे, उसके सुनहरे बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। युवराज थोड़ी देर तक श्रद्धा को ऐसे ही देखता रहा, फिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने श्रद्धा को खींचकर गले लगा लिया। श्रद्धा थोड़ी देर तक युवराज के गले लगी रही, लेकिन जैसे ही उसे टिया के साथ युवराज का हाथ पकड़े हुए वो पल याद आए, श्रद्धा ने उसे जोर से धक्का दिया, खड़ी हो गई। युवराज लगभग पूल में ही गिर जाता अगर खुद को ना संभालता। ये क्या है श्रद्धा, ऐसे कौन करता है? अभी मैं गिर जाता तो? लगता है कहीं गिर कर आई हो, चोट से तो दिमाग पर लगी है शायद। गिरने के लिए ही धक्का मारा था और चोट हमारे दिमाग में नहीं, आपके दिमाग पर लगी है। कुछ देर पहले टिया के हाथों को थामकर उसे अपना प्यार दे रहे थे और अब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? हम कोई खिलौना नहीं दिखाई दे रहे आपको जो जब मन क्या खेल लिया और जब किसी और के साथ हुए तो इग्नोर कर दिया। हमने सोचा कि आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन गलत। आप हमारे दोस्त हैं पर हम आपके नहीं। युवराज ने श्रद्धा के गुस्से को थोड़ा कम आंका था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसका कारण उसका प्यार था जो वो युवराज से करने लगी थी। वो युवराज को पूल के पास ऐसे ही छोड़कर अंदर बेड पर आकर बैठ गई। हालांकि उसे बुरा लग रहा था युवराज के साथ ये करके, लेकिन उसका गुस्सा इस टाइम उसकी गिल्ट पर भारी पड़ रहा था। युवराज श्रद्धा के पीछे पीछे कमरे में आया और बेड के सामने वाले काउच पर बैठकर श्रद्धा की ओर देखने लगा। मैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन नहीं हूँ जो घूरने जा रहे हैं मुझे घूरना बंद कीजिए, और घूरना ही है तो मैं आपको आपकी टिया को बुला लेती हूँ। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया था कि युवराज उससे फ़ोन छीनते हुए बोला, मेरा कमरा है, मैं कहीं भी देखूँ, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही टिया की बात तो अगर उसे बुलाना होगा तो मैं ही बुला लूँगा, नंबर मेरे फ़ोन में भी है उसका। ये सुनकर तो श्रद्धा का पारा और चढ़ गया। उसे तकिए को उठाकर यूवी की ओर फेंकते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, आपका कमरा है ना, देखते रहिए शौक से अपने कमरे और उसकी चीज़ों को, अब बुलाइए अपनी टिया को, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ जाती है तो युवराज दौड़कर गेट लॉक कर देता है। दोनों ऐसे ही बंद रहेंगे जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तो फालतू में टाइम वेस्ट ना करो, शांति से बैठ जाओ। श्रद्धा दोनों कानों पर उंगली रखकर गुस्से से बोली, नहीं सुनेंगे, हरगिज़ नहीं सुनेंगी। ये कहकर श्रद्धा दरवाजे की तरफ चेहरा करके गाना गाने लगी। इतनी देर से चल रही लुका छुपी से वो थक चुका था। उसने श्रद्धा के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, इधर देख रही हो या ज़बरदस्ती तुम्हारा चेहरा इस तरफ करूँ? तो श्रद्धा की और करीब जाता उससे पहले ही श्रद्धा ने युवराज को धक्का दिया और बाथरूम की तरफ भागी। युवराज उस तक पहुंचता उससे पहले ही वो भागकर बाथरूम में घुस गई। युवराज की आवाज़ उसे सुनाई ना दे, इसीलिए उसने शावर ऑन किया और खुद उसके नीचे बैठ गई। युवराज बाहर से उसे बुला रहा था, लेकिन श्रद्धा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब काफ़ी देर बाद भी श्रद्धा बाहर नहीं निकली तो शावर ऑन ही रहा और युवराज को चिंता होने लगी। उसे पता था श्रद्धा की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, उसकी कमर के घाव अभी भरे नहीं हैं। उन्हें ज़्यादा देर तक ऐसे पानी में रहना अच्छा नहीं था। युवराज आवाज़ तेज़ करके बाहर से बोला, श्रद्धा बाहर आ जाओ, मेरे लिए खुद की तबीयत ख़राब मत करो, तुम्हारे ना बोलने से ज़्यादा दर्द मुझे तुम्हारी ख़राब हुई तबीयत देगा। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मेरा वादा है, लेकिन बाहर आ जाओ। श्रद्धा धीरे से बोली, कैसे आ जाएं बाहर? गुस्से में हम बिना कपड़े लिए ही बाथरूम में आ गए, अब हमारे कपड़े गीले हो गए हैं और यहाँ और कुछ है नहीं पहनने के लिए। प्लीज़ दी को बुला दीजिए क्योंकि हमें ठंड भी लग रही है। वैसे तो मैंने कहा था, लेकिन तुम जब गुस्से में होती हो तो अपनी आँखें और कान दोनों बंद कर लेती हो। अब भाभी को क्या कहकर बुलाऊँ? वो बाहर सबके साथ बैठी हैं। अभी अचानक ऐसे उन्हें बुलाऊँगा तो सब क्या सोचेंगे? फिर कुछ सोचकर, अच्छा रुको मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर युवराज अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर फेंकने लगता है। श्रद्धा बाथरूम का थोड़ा सा गेट खोलकर देखती है, उसको ऐसे कपड़े बेड पर फेंकते देखकर बोली, पागल हो गए हैं क्या? हमारे लिए कपड़े चाहिए, आप क्यों अपने कपड़ों को सत्यानाश कर रहे हैं? युवराज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अंत में वंदना के दिए हुए कुर्ते ढूंढ निकालता है जो वंदना ने उसे पहले पहनने के लिए दिए थे। उनमें से एक कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा उठाकर वो श्रद्धा को दे देता है। वो उन कपड़ों को पहनकर सर नीचे करके बाहर आ जाती है तो युवराज उसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। दरअसल युवराज का कुर्ता उसकी फिटिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वो पूरे कुर्ते में ढक गई थी। उसे वैसे देखकर वो हंसने लगा। उसको हंसते देख श्रद्धा ने अपना मुंह बनाया और जाकर एक साइड में खड़ी हो गई। कुर्ता भले ही बड़ा था लेकिन वो उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। युवराज नाराज़ हुई श्रद्धा के पीछे जाकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखकर बोला, इतना ज़्यादा गुस्सा कौन करता है? चलो अब अच्छे बच्चों जैसे इधर चेहरा करो। वो बिना कहे
कुछ ही अपना चेहरा उसकी तरफ करके खड़ी हो जाती है। युवराज ने गुस्से में भरी श्रद्धा के गालों को खींचते हुए कहा, तुम गुस्से में ही रहा करो, ज़्यादा प्यारी लगती हूँ। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए उसके बाजू के बाहर लटक रहे कुर्ते को फोल्ड किया और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। युवराज ने उसे वहीं बैठे रहने को कहा और खुद जाकर टॉवल ले आया। उसने उसके बालों को टॉवल से कवर किया, उसके बगल में बैठकर चेहरा दूसरी तरफ किया और मैंने ट्यूब उसे देते हुए कहा, ये दवा लगा लो, हमारा हाथ पीछे नहीं पहुंचता, तो ऐसे ही रहने दोगी उसे। श्रद्धा कमर से अपना कुर्ता उठाकर बोली, आपको दिख रहा है ना, लगा दीजिए, या उसके लिए भी आपको टिया ने रोका है। युवराज ने अपना चेहरा आगे किया और मुस्कुराते हुए श्रद्धा को दवा लगाते हुए बोला, टिया ने तो मुझे तुम्हारे करीब भी आने को मना किया है। श्रद्धा झटके से उठते हुए बोली, तो जाइए यहाँ से, मानिए अपनी टिया की बात, मेरे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। युवराज ने उसे पीछे से पकड़ा, वापस बिठाते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो, मेरी उससे बातें सिर्फ बिजनेस को लेकर होती हैं, उसकी तो क्या किसी की हिम्मत नहीं है मुझे तुम्हारे करीब आने से रोकने की। अब चुपचाप बैठी रहो और मुझे मेडिसिन लगाने दो। श्रद्धा मुंह बंद करके बैठ जाती है। युवराज उसके गिले हुए घावों पर दवा लगाता है। वैसे तो कुछ हद तक जख्म ठीक हो गए थे, लेकिन ज़्यादा देर तक भीगने के कारण वो वापस से हरे हो गए थे। युवराज के मना करने की वजह से श्रद्धा पूरी तरह चुप हो गई थी। उसने उसके बालों में बंदी टॉवल निकाली और ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगा। उसको ये सब करते देख श्रद्धा को उससे और प्यार होता जा रहा था। उसके बालों के सूख जाने के बाद वो पीछे बैठकर श्रद्धा के बालों में कंघी करने लगा। अब तक श्रद्धा का गुस्सा खत्म हो चुका था। युवराज को अपने करीब पाकर एक जानी पहचानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जा रही थी। युवराज बालों में कंघी करते हुए बोला, मुझे ये बताओ आखिर ऐसा क्यों है, ये इतना ज़्यादा उलझे होने की कोई ज़रूरत है क्या? हाँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब बाल गीले होते हैं तो ऐसे ही उलझ जाते हैं। मैं बालों को नहीं, तुम्हारे मन की बात कर रहा हूँ। आखिर हर वक्त ये इतना उलझा हुआ क्यों रहता है, हम समझे नहीं। तुम्हारे मन में इतना गुस्सा क्यों है मेरे लिए? तुमने ही कहा था मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मुझे टिया के साथ देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों किया तुमने? आप हमारे सिर्फ दोस्त नहीं हैं। ठीक है, अगर तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं हूँ तो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन फिर क्या हूँ मैं तुम्हारा? हमें नहीं पता, ना ही हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी है बेहद खूबसूरत फीलिंग्स हैं आपकी। आपको लेकर जो है हमारे मन में वो सिर्फ हम तक ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि उसे कोई नाम देकर अपनी उम्मीदों को बढ़ाना होगा और हम अपनी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहते। रही उलझनों की बात तो वो हमें पसंद है। उलझनों में उलझकर ही तो सही निष्कर्ष पर पहुंचने का मज़ा होता है। युवराज को समझ आ गया था कि श्रद्धा उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। ये तो सही नहीं है। अगर कोई बात मुझसे जुड़ी है तो मुझे उसे जानने का पूरा हक है। दूसरी बात ये बताओ, आखिर किस बात पर तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, जिसके लिए तुम खुद को ही दर्द देने से बाज नहीं आ रही? श्रद्धा झटके से पीछे मुड़ती है तो उसके बाल युवराज के चेहरे को ढक लेती हैं। उसका चेहरा युवराज के एकदम सामने आ जाता है, जो युवराज के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो अपने बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोली, हमें गुस्सा आया आपके ऊपर? 2 दिन से काम का बहाना करके हमें अवॉइड कर रहे थे। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो लगातार 2 दिनों तक चल रही थी और उसके बीच में आपको एक कॉल करने तक का मौका नहीं मिला? हम कब से वेट कर रहे थे आपका, लेकिन आप तो आप हैं, बेदिल अकड़ू मॉन्स्टर राठौर, जिसे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आए भी तो उस मैडम टिया के हाथ में हाथ डालकर हंसते हुए। कितना बुरा लगा हमें उस वक्त, हम बता नहीं सकते आपको। आप हमारे हैं और हम आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप अपने ये कांड करना बंद कर दीजिए, वरना अगर हमारा लखनवी दिमाग ख़राब हुआ ना तो दोनों का मर्डर कर देंगे और लाश ऐसी जगह छुपाएंगे कि। वो आगे कुछ और बोले उससे पहले युवराज उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। कितना बोलती हो तुम, कहाँ से लाती हो इतनी बातें? अब चुप होकर मेरी बात सुनो। मैंने बताया ना कि मैं टिया के साथ एक वजह से था, जो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगी। मुझे शौक़ नहीं है उसके साथ रहने का, उसे तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए टिया का मुझ पर यकीन करना बहुत ज़रूरी था। भरोसा करो, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए परेशान था, लेकिन अगर मैं उसके साथ तुम्हारे सामने वो सब नहीं करता तो उसे शक हो जाता। युवराज ने देखा श्रद्धा कुछ नहीं बोल रही, तो फिर उसने कहा, अब बोलोगी कुछ? सब कुछ तो बता दिया ना। युवराज के ये बोलने पर श्रद्धा ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया। युवराज ने झट से अपना हाथ हटा लिया। हम कैसे बोलते, आपने हमारे मुंह पर हाथ रखा था। श्रद्धा की मासूमियत देखकर युवराज को हंसी आ जाती है। युवराज प्यार से उसके चेहरे को छूता है। हंस क्यों रहे हैं आप? बस यूं ही देख रहा था तुम ज़्यादा खूबसूरत कब लगती हो, गुस्से में या मासूमियत में। उसे छोड़िए, हम अब जो कह रहे हैं उसे सुनिए। जो भी कारण हो, लेकिन अब आप उस टिया के साथ नहीं रहेंगे।
वरना हम आपसे इतनी दूर चले जाएंगे कि आप चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। यार तुम तो बीवी वाली धमकियाँ दे रही हो। सोच लो, मैंने पतियों वाली हरकत करनी शुरू कर दी तो परेशान हो जाओगी। अगर इस हक को आप ये नाम देना चाहते हैं तो यही सही, लेकिन जो कहा है उसे हम कर देंगे। अगर आप हमें दोबारा उस टिया के साथ दिखे तो तुम्हारे मुझसे दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दोबारा कभी मत बोलना कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। युवराज ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। वो क्यों भला? फिर नाखून को युवराज के सीने में चुभाते हुए बोली, यही हाथ रखा था ना उस टिया ने। मन तो कर रहा था छेद कर दे। हाँ हाँ कर दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर तुम ही बेघर हो जाओगी। श्रद्धा चौंकते हुए बोली, हम भला क्यों बेघर होने लगे? क्योंकि यहाँ तुम ही तो रहती हो। श्रद्धा हड़बड़ाते हुए बोली, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन क्यों? युवराज को अब ध्यान आया कि वो क्या बोल गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, मतलब तुम ही तो हमारी इकलौती दोस्त हो। संजय के बाद तो तुम ही रहोगी हमारे दिल में, है ना? अच्छा मजाक था ये मेरी ज़िंदगी का वो सच है जो कभी नहीं बदलने वाला। तुम मानो या ना मानो, इस दिल में तो अब तुम ही हो। कहकर युवराज श्रद्धा की आंखों में कुछ खोजने लगता है। उसे अभी भी इंतजार था कि श्रद्धा अब अपने मन की बात कर देगी। चलो आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। वैसे हमें लगा कि बात कुछ और ही है। क्या लगा तुम्हें? हमें लगा कहीं आप हमसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगे, पर शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। युवराज श्रद्धा को अपने करीब लाते हुए बोला, रिलैक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्यार ही हुआ हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रद्धा दूर होते हुए, हाँ जी, पूरी दिल्ली में आज कोई मिला नहीं था क्या सुबह से? हम ही मिले हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब चलिए गेट खोलिए, हमें बाहर जाना है। श्रद्धा उठकर धीरे धीरे से चलती हुए खुद से ही बोलती है, हे माता रानी, पगला गए हैं क्या हम? ये युवराज सिंह राठौर हैं, ये भला हमसे क्यों प्यार करने लगे? हमें तो लगता है हम ही बोरा गए हैं। कहीं हमें ही तो इनसे प्यार नहीं हो गया? आप हमें जितना हो सके इनसे दूर रखना माता रानी। युवराज को सब सुनाई दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए ना सुनने की एक्टिंग करते हुए बोला, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? जल्दी से गेट खोलिए, हमें बाहर जाना है। पहले बताओ क्या कह रही हो? गेट तभी खुलेगा। कुछ खास नहीं, हम अपनी माता रानी से बात कर रहे हैं। हमारी उनकी पर्सनल बातें हैं, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। श्रद्धा जानबूझकर दूसरी तरफ देखकर बोल रही थी। उसका ध्यान सामने ही नहीं था, इसीलिए चलते हुए अचानक वो काउच से टकरा गई। उसके मुंह से हाँ निकली। वो अपना पैर पकड़कर नीचे बैठ गई। उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर पैर पकड़ लेती है। युवराज दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर वापस पैर पर बिठाते हुए बोला, तुम देखकर नहीं चल सकती? जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। लग गई ना? श्रद्धा मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आपको दिखने से बच रहे थे। जिससे? पागल लड़की, जिससे क्या? मुझे ना देखते सामने तो देखना चाहिए था। फिर उसके पैर को पकड़कर, पैर दिखाओ ज़रा अपना। श्रद्धा अपना पैर आगे करती है। युवराज उस पर स्प्रे लगाता है। फिर श्रद्धा की ओर देखकर, ठीक लग रहा है? अब दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो था ही नहीं, पर आपको इस तरह फिक्र करता देख हमें अच्छा लगा, सो हमने बताया ही नहीं। तुम्हें पता है तुम पूरी पागल हो। हाँ थोड़े से। वैसे अक्सर गिरने की वजह से हमारे साथ अच्छा ही हुआ है। कैसे? क्योंकि हम जब भी गिरते हैं आप हमें संभाल लेते हैं। हमें तो लगता है जल्दी हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। वैसे भी अगर आप हमारे गिरने या चोट लगने से आप जैसे अक्रू के मन में थोड़ी सी टेंशन आती है तो ये चोटें अच्छी हैं। ये कहते हुए श्रद्धा युवराज के बाल बिगाड़कर जल्दी से पूल साइड वाले गेट की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट तक पहुँचते उससे पहले युवराज गेट को ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। श्रद्धा वहीं खड़ी रह जाती है। तुम्हें क्या लगा मेरे बाल बिगाड़कर तुम इतनी आसानी से बच जाओगी? युवराज सिंह राठौर को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है। अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर मैं इमोशनल होता हूँ तो बस अपनों के लिए। बाल बिगाड़ने की कीमत तो तुम्हें लौटानी ही होगी। ये कहकर युवराज श्रद्धा की तरफ बढ़ता है। युवराज को अपनी तरफ आता देखकर श्रद्धा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने कान को पकड़कर, सॉरी, दोबारा कभी ख़राब नहीं करेंगे आपकी हेयर स्टाइल। युवराज को श्रद्धा की मासूमियत पर और भी ज़्यादा प्यार आ जाता है। वो उसके करीब आता है। सॉरी युवी, हमने बस एक मजाक किया था। पहले अपनी आंखें खोलो। लेकिन श्रद्धा नहीं सुनती तो युवराज थोड़ी तेज़ आवाज़ करके उसके आंखें खोलने को कहता है। वो आंखें खोल के धीरे से साइड से निकलने की सोचती है, लेकिन युवराज उसके दोनों तरफ हाथ रख के उसके एकदम करीब आ जाता है। दोनों में बस 2 इंच का फासला रह गया था। सोचना भी मत, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। बस बाल ही तो बिगाड़े हैं। कौन सा संसद पर अटैक कर दिया है जो ऐसे घेर कर खड़े हैं हमें? कुछ भी हो, सज़ा तो मिलकर रहेगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमें ट्रम्प के बाल बिगाड़ दिए हो। ठीक है, खड़े हैं यहीं। हमारा हाथ कटवाने की सज़ा देनी है तो दे दीजिए, हमें मंजूर है।
श्रद्धा ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा। युवराज उसके और करीब आता है। दोनों के बीच आंखें बराबर दूरी थी। श्रद्धा फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें तेज हो चली थी। पहले अपनी ये आंखें खोलो जो बार बार बंद किए जा रही हो। श्रद्धा नाम में सर हिलाती है। मैं कह रहा हूँ खोलो आंखें, वरना अभी किस कर लूँगा। श्रद्धा डर कर आंखें खोल देती है। तुम बहुत बुरे हो, कोई नई चीज़ बताओ जो मुझे ना पता हो। फिलहाल हाथ नहीं कटवाना, अभी के लिए मेरे बाल बनाओ। श्रद्धा, बस पहले जो कहा है वो करो। वो युवराज के बाल बनाने के लिए उछलती है, पर युवराज की हाइट ज़्यादा होने के कारण पहुंच ही नहीं पाती। क्या हुआ, जल्दी करो, हम पहुंच नहीं पा रहे। युवराज उसकी कमर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। युवराज के छूने से उसकी सांसें तक रुक जाती हैं। वो वहीं जम सी जाती हैं। जल्दी करो, मैं पूरी रात तुम्हें उठाए नहीं रह सकता। श्रद्धा नीचे से धीरे से बोली। तो मैंने थोड़ी ना कहा था बच्चों जैसे गोद में उठाने के लिए। नीचे उतार दीजिए, पहले बाल बनाओ। श्रद्धा उसके बालों को पहले तरीके से सेट करती है। तभी युवराज का फ़ोन बजता है और बैलेंस बिगड़ जाता है। दोनों धड़ाम से गिर पड़ते हैं। युवराज नीचे और श्रद्धा उसके ऊपर। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी वापस कॉल आती है तो युवराज कॉल उठाता है। उधर से एक आवाज़ आती है, सर काम हो गया। युवराज के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। युवराज अपने मन में बोला, तैयार हो जाओ टिया सूर्यवंशी, कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा राठौर पेंशन में। श्रद्धा ने उसे खोया देखकर उसका फ़ोन छीन लिया, लेकिन उस पर लॉक था। श्रद्धा ने फ़ोन युवराज के सामने किया और इशारे से पैटर्न लॉक खोलने को कहा। क्या हुआ, वापस से मौन धारण शुरू हो गया क्या तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया, किसी का कॉल आया था। श्रद्धा ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट पर रख दिया। फ़ोन तुरंत खुल गया। श्रद्धा ने देखा होम स्क्रीन पर उसी की ही फ़ोटो लगी थी। वो देखते ही चौंक उठी। श्रद्धा ने इशारे से पूछा, ये यहाँ क्यों है? तुम मुंह भी ना खोलो और मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दूँ, ये कहाँ की बात हुई? अभी बताते हैं, रुकिए ज़रा। ये फ़ोटो कहाँ है? हम अभी की अभी डिलीट करेंगे। श्रद्धा, नहीं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फ़ोटो से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मॉन्स्टर राठौर, थैंक यू सो मच। अब चलो फ़ोन दो। रुकिए ज़रा, ये कहकर श्रद्धा ने सबसे पहले टिया का नंबर ब्लॉक किया और फिर डिलीट। अब उसने युवराज की ओर देखकर कहा, ओ दीदी के देवर, दोबारा ये नंबर ऐड नहीं होना चाहिए आपके फ़ोन में, समझे ना? युवराज उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला। हाँ भाई की साली साहिबा, समझ गया मैं। श्रद्धा फ़ोन को उसके पास रखते हुए बोली, किसी को अपना फ़ोन मत दीजिएगा, वरना अगर किसी ने ये फ़ोटो देखी तो। इतनी किसकी मजाल है जो मेरे फ़ोन को हाथ लगाए या तुम्हारी फ़ोटो देखे? अच्छा जी, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ना, कोई शक है क्या? श्रद्धा उठकर जाते हुए बोली, ना जी, वैसे भी बट बोलो कि मुंह कौन लगे, हम बाहर जा रहे हैं, आप यहाँ बैठकर खुद का गुणगान करते रहिए। युवराज ने उसे वापस खींचकर अपने सामने लिटा लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, अकेले बोलने सुनने में मज़ा कहाँ आएगा, तुम रहो ना मेरे पास, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, चुटकी बजा के बुला लीजिए किसी को। युवराज उसके हाथों को पकड़कर बोला, मुझे तुमसे बातें करनी है, किसी और से नहीं। युवराज के पास सुनकर श्रद्धा ऊपर की तरफ देखते हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए वहीं लेट गई। युवराज उसके बराबर में लेट गया। खिड़की से चांद दिख रहा था। आज शायद पूर्णिमा का चौथा या पांचवा दिन था। चांद का आकार आज छोटा था। युवराज ने श्रद्धा की ओर देखकर पूछा, क्या देख रही हो? श्रद्धा, आज का चांद कितना खूबसूरत है ना। युवराज, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं देखा चांद को, तो मुझे नहीं पता वो कितना खूबसूरत है। मेरी नज़र में आजकल एक चेहरा बस गया है जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्या बात है, आजकल आप भी शायराना अंदाज में बातें करने लगे हैं, किसी से प्यार हो गया है क्या? युवराज उसकी ओर देखकर बोला, हाँ, एक लड़की है जो मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है। श्रद्धा उठकर बैठते हुए बोली, कौन है वो लड़की? क्या वो हमसे ज़्यादा अच्छी है? युवराज ने श्रद्धा के करीब आकर उसे ध्यान से देखते हुए, नहीं, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। क्या आप उससे प्यार करते हैं? अब इस सवाल का जवाब कैसे दूँ? मुंह से दे दीजिए। नहीं दे सकता, क्योंकि पहले मैं उसे ये बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए बताइए, लेकिन बाहर जाकर। अभी फ़िलहाल के लिए हमें सोने दीजिए। श्रद्धा ने युवराज को बिस्तर से उठाकर कहा, तुम अब ऐसे करोगी मेरे साथ? ये मेरा ही कमरा है। नहीं, जब तक हम यहाँ हैं ये हमारा कमरा है। अब चलिए निकलिए यहाँ से, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बताइए। इतनी रात को कैसे बताऊँ? ओ, तो एक काम कीजिए, जाकर कॉल कीजिए उन्हें और गुड नाइट किस दे दीजिए। समझदार होंगे तो खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो सही ही होगा। इतना कहकर युवराज ने श्रद्धा के माथे पर किस किया और जल्दी से बाहर भाग गया। ओह मिस्टर मॉन्स्टर, हमें नहीं आपकी गर्लफ्रेंड को किस करने के लिए बोला था, पागल इंसान। इतना कहकर श्रद्धा ने रूम का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे पर पैर मारते हुए बोली, माता रानी, हमें आपकी गर्लफ्रेंड गंजी हो जाए फिर खुद से। नहीं माता रानी, ऐसा मत कीजिएगा, इसमें उस बेचारी की क्या गलती?
बाहर खड़ा युवराज उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी संजय वहां आया और उसे वहां खड़ा देखा तो बोला, क्या भाई, अभी से तुझे तेरे कमरे से बाहर निकाल दिया, बाद में क्या होगा? युवराज उसका हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में आते हुए बोला, बड़ी खुशी हो रही है ना? खुद की तो लाइन क्लियर हो गई, इसीलिए इतने दांत निकल रहे हैं। यहाँ ये मैडम है कि खुद के बालों के झड़ने की प्रार्थना कर रही हैं। ऐसा क्या हो गया? संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो युवराज ने लास्ट की सारी बातचीत संजय को बताते हुए कहा, इतने क्लियर हिंट्स भी नहीं समझती है पागल लड़की। अब तू ही बता क्या करूँ मैं? माता रानी से प्रार्थना कर, क्या पता वो समझ जाए। लगता है यही करना पड़ेगा, युवराज ने मन महसूस कर कहा और दोनों बेड पर गिर पड़े। जारी है।